नमस्कार, मैं हूं अनिल विश्वकर्मा और आज हम बात कर रहे हैं कोरोना रिटर्न्स पर। एक भयावह बीमारी जो पहले थी अब फिर से बढ़ रही है और आज के आंकड़े मैं बता दूं आपको, आज हम 60,000 का आंकड़ा छू रहे हैं। और इससे पहले जब हम बात कर रहे थे यानी 22 मार्च को जब जनता कर्फ्यू लगा था तब हम मुश्किल से 600 के आंकड़े पर थे, 600-650 के, और फिर से ये बढ़ता आज इस रूप में आ गया। एक बात मेरी समझ में नहीं आती है कि हम खूब थाली पीटे, खूब दिए जलाए, खूब शंख बजाए, बहुत सारी चीज, कोरोना योद्धाओं पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया हमने, उसके बाद कोरोना थोड़ा थोड़ा कम हो गया, यानी उसको समझ में आ गया कि भारत में रहना ठीक नहीं है। फिर अचानक क्या हुआ कि फिर से बूस्टअप हो गया और फिर सरकार सोचने लगी कि हाँ ऐसा करना चाहिए। ट्रेनें बंद हो गई, स्कूल कॉलेज बंद हो गए, काफ़ी नौकरियां चली गई, लोग सड़कों पर चलते चलते दम तोड़ दिए। इतनी परेशानी हमने झेली। एक बार हम चलना शुरू किए, पैर लड़खड़ाया, गिर पड़े, चोट लगी, काफ़ी देर इलाज हुआ, उसके बाद फिर खड़े हुए और आज फिर से हमको चोट लग गई। और अब कोरोना जैसी चीज़ें है या नहीं, इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे बीच बात करने के लिए उपस्थित हैं सी और CS अमित बजाज जी। अमित बजाज जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में है वरिष्ठ पत्रकार दिनेश अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में है सेंट्रल एकेडमी स्कूल के संचालक और समाजसेवी संजय मिश्रा जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना महामारी चीन से वुहान सिटी से सारी दुनिया में फैल गई। इसके बाद भारत में पिछले साल मार्च में कड़ा लॉकडाउन लगाया गया था। खूब लोग तारीफ किए, कोरोना योद्धाओं की फूल बरसाए, सब कुछ हुआ। लोगों ने कई महीनों पहली बार घरों में कैद रखा अपने आप को, और उनको जब वो ये हुआ लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म हुआ तो उनको रिलैक्स मिला, अपने अपने काम पर लोग लौटे। पर इस बार सबसे ज़्यादा जहां राजनीति ने अपने पैर पसार लिए कोरोना की तरह से, वहीं पर हजारों मजदूर साथियों ने चलते चलते अपने दम तोड़ दिए। कई कोरोना योद्धा जिनको हम बोलते हैं, उन्होंने भी अपनी जानें गंवाई, फिर ढील दिए गए, लोग काम पर लौटे, हजारों लोग अब बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में आज का बजट, जो अभी फिलहाल बजट निर्मला सीतारमण ने दिया, उसमें बड़े बड़े वायदे किए गए। उन वायदों पर हम कितने खरे उतरे हैं, मैं बात करना चाहूँगा अमित बजाज जी से। अमित जी, आप हमको बताएं कि निर्मला सीतारमण ने जो बजट दिया उसमें बड़े बड़े वायदे किए गए हैं कि नौकरियाँ इतनी होंगी, इतने लोग को रोजगार मिलेगा, असल में क्या बात है? वास्तविकता में देखा जाए तो बजट ने मीडियम और लोअर क्लास को बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है बजट में। जी। और बेसिकली पेट्रोल और डीजल में भी कृषि सेस लगा दिया गया 4-4 रुपए का। तो वास्तविकता में देखा जाए तो बजट में बहुत सारी चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर बोली गई कि नौकरी दी जाएंगी या बाकी चीज़ों देश के विकास को लेकर, पर धरातल पर देखा जाए या प्लानिंग को देखा जाए और इम्प्लीमेंटेशन को देखा जाए तो बजट में ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे वास्तविकता में जो ग्रोथ है वापस से रफ्तार पकड़े। और कृषि सेस के नाम पे पेट्रोल और डीजल के लिए 4-4 रुपए वसूल किए जा रहे हैं, पर कृषि के लिए उतना कुछ दिया नहीं गया बजट में। वास्तविकता में जितना भी प्रभाव पड़ा वो रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग है, जो छोटे उद्योग हैं जी, साथ में आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा क्योंकि कोरोना के कारण, ये क्या एक्चुअल में मैनुअल इंडस्ट्रियाँ हैं, कोरोना के कारण जितने भी मजदूर थे, श्रमिक थे, वो वापस चले गए। तो वापस से जब शुरुआत हुई काम की कोरोना के बाद, लॉकडाउन जब ओपन हुआ, तो इन इंडस्ट्रीज़ के साथ सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि पहले तो इनके ऊपर बहुत सारे ड्यूज थे, बैंक से जो लोन लेके रखे। दूसरी समस्या ये थी कि श्रमिक नहीं थे इनके पास अवेलेबल, तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहे थे, या सप्लाई जो चेन है अपने काम को वापस से प्रॉपर रूप से चालू नहीं कर पा रहे थे। और जी, और अगर कोरोना वापस से, जैसे अभी आपने बताया कि 22 मार्च को जब हमने जनता कर्फ्यू किया था तब 600 था, आज 60,000 का आंकड़ा है। अगर लॉकडाउन वापस से लगता है तो इस बार जो बची कुछ कसर है पिछली बार की, इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगी इससे। लेकिन इस इकोनॉमी के प्रभावित होने से कुछ लोगों को तो बहुत फायदा हो रहा है। हाँ, कुछ लोग, आप अगर मेडिकल सेक्टर को देख लें, मेडिकल सेक्टर और जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं जिनके पास मतलब सरकार को प्रभावित करने की क्षमता है या जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, उनको छोड़ दें तो जो जनरल हैं, मतलब सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, उनके पास बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है। बैंक का ऑलरेडी वो डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं लोन,
तो बैंक उनको दोबारा लोन भी नहीं दे रही है। यानी अगली बार फिर से जब कोरोना आ गया है जी, रिटर्न हो गया, तो ये जो बाकी बच्चे हैं वो पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। बिल्कुल, और जो बिल्कुल लोअर क्लास है और मीडियम क्लास है वो तो अभी कोरोना के कर्ज से ही मुक्त नहीं हो पाया है, तो दोबारा आ जाएगा तो उनको जीवन यापन के साधनों पर भी बहुत बड़ी चोट होगी। हमारे साथ समाज सेवी संजय मिश्रा जी जुड़े हैं और एक स्कूल के संचालक हैं सेंट्रल एकेडमी से। मैं आपके बारे में बात करना चाहूँगा पर्सनली, पहले आपके बारे में कि स्कूलों को इससे, जैसे छोटे उद्योग उन्होंने बताया, तो स्कूल भी एक तरह का छोटा उद्योग मान सकते हैं, उस उद्योग की श्रेणी में नहीं लिया जाता, तो आपके हिसाब से कितना फर्क पड़ा? हाँ, मैं महसूस करता हूँ कि मार्च में जब लॉकडाउन किया गया तो उस समय विद्यालय को सडन बंद कर दिया गया, पूरे भारत देश के सारे विद्यालय सडनली बंद कर दिए गए। मैंने महसूस किया और ये कहा गया कि जो परीक्षाएं उस समय हो रही थी स्थगित कर दी गई, बच्चे अधर में रहे कि परीक्षाएं होंगी कि नहीं होंगी, सबको जनरल प्रमोशन कर दिया गया कोविड के कारण। फिर उसके बाद लोगों ने महसूस किया कि अप्रैल का माह आएगा, जुलाई का महीना आएगा और स्कूल फिर से संचालित होगी, नहीं हो पाई। फिर ये कहा गया ऑनलाइन क्लासेस ली जाएं, लेकिन गरीब तबका जो रहा, जो मिडिल क्लास और उससे नीचे के बीपीएल कार्डेड वाले रहे, उनके पास ना तो 4G था, ना रिचार्ज करने की स्थिति थी उनकी, ना ही फीस देने की स्थिति, क्योंकि जो छोटे मिडिल क्लास के लोग थे उनके सबकी नौकरियां तो इस कोरोना में छूट गई। छोटे छोटे जो व्यापार थे शहर में वो सारे बंद हो गए, सब गाँव से शहर की ओर आए थे नौकरी करने के लिए छोटे छोटे, और वापस घर चले गए, बच्चे भी घर चले गए। वहाँ ये भी स्थिति रही कि वहाँ पर नेटवर्किंग नहीं है, अगर उनके पास मोबाइल है तो नेटवर्क नहीं है। आप ये सोचिए कि सरकारी स्कूल तो आंकड़ा ये बता रहा है कि सरकारी स्कूल तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। मैं शहर का, मेरा विद्यालय शहर में है, मैंने महसूस किया 2000 स्ट्रेंथ होने के बाद भी कम से कम 50% ऐसे बच्चे रहे जिनके पास 4G मोबाइल नहीं था भी तो एक था तो पिताजी मेरा सवाल ये है कि सरकारी आंकड़ा तो ये कह रहा है कि सरकारी स्कूल तो बहुत अच्छे से चले। मैं मान ही नहीं सकता, सिर्फ आंकड़ों में है वो, सिर्फ आंकड़ों में ही है। आप क्या कहेंगे अमित जी की जो इन्होंने ये बताया, क्या ऐसा है? नहीं, वास्तविकता में सरकारी स्कूलों की बात करें, वास्तविकता में तो सरकारी स्कूलों में भी कुछ नहीं हुआ है। सरकारी स्कूलों का स्तर तो आपने जनरली देख रखा है कि क्या है, तो वो सिर्फ एक खाना पूर्ति है मेरी समझ में, और कुछ नहीं है। इन दोनों की बातों को सुनकर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि बेरोजगारी जो इतनी ऊंचाई, मतलब कहना चाहिए कि एक पीक पर आ गई है, करोड़ों लोग कहना चाहिए, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ मैं, जो विदेशों में थे वो भी वापस आ गए, नौकरियां सबकी छूट गई, अब वो वापस नहीं जाना चाहते या कोई कारण बन रहा है। और उसके साथ जो ये स्कूल कॉलेजेस हैं, और अमित जी ने जो बात कही कि एक खास वर्ग जो है वो उस पर प्रभावित हो रहा है, यानी उस पर उच्चता की दर आ रही, बाकी लोग नीचे एकदम जमीन पर चलते जा रहे हैं। आपका क्या कहना है इसमें? कोरोना महामारी पर पहले बताइए, कोरोना महामारी आपको किस दृष्टि से कैसी लग रही है? दोनों सवालों के मैं जवाब दूंगा इस अपेक्षा के साथ कि हमें समय देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, समय है आपके लिए। एक तो जो आपने कहा कि बेरोजगारी पीक पर है और बेरोजगारी बढ़ रही है जी, आपकी इस बात से केंद्र सरकार तो बिल्कुल सहमत नहीं है। नहीं, पर हमारे पास जो आंकड़े हैं और केंद्र सरकार के पास जो आंकड़े हैं जो दिखला रहे हैं जी, वो आपकी और हमारी और अन्य लोगों की बातों को नकार देते हैं कि देश में बेरोजगारी नाम की कोई चीज नहीं है जी। ऐसी स्थिति में उस सरकार के लिए क्या माना जाए कि घर में बैठा हुआ हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं बेरोजगार हूँ, देश के हर कोने में बेरोजगारी है और सरकार कह रही है कि बेरोजगारी नहीं। सरकार कह रही है कोरोना है, सरकार कह रही है कोरोना है, आम आदमी कहता है महंगाई है, सरकार कहती महंगाई नहीं है, सरकार कहती है कोरोना। आम आदमी कहता है कि हमारे ऊपर बोझ ज्यादा बैठ रहा है, जीने की परिस्थितियां ठीक नहीं है, सरकार कहती है सब ठीक चल रहा है देश में, केवल कोरोना है। इन बातों पर जब हम बारीकी से नजर डालें तो एक बहुत बड़े स्तर पर नाटक खेला जा रहा है, नहीं लगता? नाटक कैसे खेला जा रहा है? षड्यंत्र की तरफ। कोरोना को कैसे मालूम कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, वहां हमको नहीं जाना है? राजनीतिक रंग तो बिल्कुल सही है आपका। दूसरी तरफ कोरोना को ये कैसे मालूम है कि अब ये रैलियां होने वाली हैं, इनमें हमको नहीं जाना है?
ये कोरोना का दूसरा चरण जो हवा बना के देश में फिर पेश किया गया है, इसके पीछे अगर हम नजर डालें तो एक टिकैत नाम का जीवाणु भारत में बड़ी तेजी से पनप रहा था जी। किसानों को साथ लेकर के हर स्टेट में शंख फूंक रहा था जी। एमएसपी को लागू करने के लिए आवाज उठा रहा था जी। आज उसकी आवाज दब गई। तमाम टीवी चैनलों ने ऐसी खामोशी बना ली है कि टिकट है ही नहीं, किसान है ही नहीं, एमएसपी है ही नहीं, समस्या कुछ नहीं है अगर तो सिर्फ कोरोना है। पर इसी मीडिया ने हमको तो यही दिखाया ना कि ये 60,000 केसेस हो गए, पिछली बार दिखाया कि सही हो गए, तो आदरणीय बजाज जी सीए साहब हमारे पास बैठे हुए हैं, ये बतलाएंगे आंकड़े कलेक्शन करने में क्या जादुई चमत्कार होता है कि जिस नोटबंदी के दौरान आरबीआई महीनों तक नोट नहीं गिन पाई, भारत सरकार जनगणना करती है, महीनों लग जाते, सालों लग जाते, अप टू डेट जनगणना नहीं हो पाती और आपके टीवी चैनल वाले तुरंत सर्वे लेके आ जाते हैं। वाह, इनके पास कौन सा है भाई, भारत सरकार इन्हीं को ठेका दे दे कि आप जनगणना बता दो, आप ये फिगर बता दो, आप वो फिगर बता दो। ये तो बैठे बैठे डेस्क के ऊपर ऐसा कल्पना लोग बुनते हैं कि आम आदमी उसमें भ्रमित हो जाता है। अमित बजाज जी, क्या ये इस तरह की जो दिनेश अग्रवाल ऐसा आरोप लगा रहे हैं जी केंद्र सरकार पर, आपकी नज़र में क्या है, क्या आंकड़े इस तरह से कलेक्ट नहीं होते? वास्तविकता में देखा जाए तो आंकड़े कलेक्शन में बहुत भर्रेशाही है और सरकारी विभाग के कार्य प्रणाली जो है अभी उसमें बहुत कुछ सुधार होना है, कुछ सुधार हुआ है, कुछ और होना है। और कोरोना में तो हमने देखा कि जब आंकड़े बढ़ने लगे तो लोगों को मेडिकल कॉलेज में या जो भी सुविधाएं हैं जहां पर एडमिट करना था, एडमिशन तक नहीं दिया जा रहा था, लोगों को दवाइयाँ दे करके होम क्वारंटाइन होने की सलाह दी जा रही थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आंकड़ों से छेड़छाड़ तो हो रही है। आंकड़ों से छेड़छाड़ में मुझे एक चीज़ ध्यान में आती है कि सरकार पिछले कुछ समय से लगातार बोल रही थी कि आप पीएफ के आंकड़े देखिए कि हमारे देश में रोजगार बढ़ा है, जबकि मेरी नज़रों में वो एक अलग पहलू है। सरकार ने क्या किया कि पहले पीएफ को लेके कानून कड़ा नहीं था, सरकार ने एक इम्प्लीमेंटेशन उसका कर दिया, कानून तो था बट उसका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया कि जितने भी उपक्रम हैं सबको, जिन पर भी पीएफ एक्ट लागू होता है उनको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। तो वो रजिस्ट्रेशन तेज़ी से होने लगे और रजिस्ट्रेशन जब तेज़ी से होने लगे, एक कारोबार में मान लीजिए 20 लोग थे, 50 लोग थे, 200 लोग थे, तो जब रजिस्ट्रेशन तेज़ी से होने लगे तो ये आंकड़े रोजगार के बढ़ने लगे। लेकिन क्या वास्तव में रोजगार उत्पन्न हुआ? नहीं हुआ। वो सिर्फ जो पहले से ही रोजगार था उन आंकड़ों को बढ़ाया गया। आज अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां एल&टी, रिलायंस, इनके अंडर में जो सब कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं या और अदर कंपनीज जो हैं, सब ने मैंडेटरी कर दिया है कि आपके पास पीएफ का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उनको कहाँ से? उनको सरकार के द्वारा सीधा गाइडलाइन दी गई है कि इस तरीके से आपको काम करना या तो कुल मिला के बोलने का सेंस ये है कि आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, वास्तव में नहीं बढ़ रहे हैं। संजय मिश्रा जी, कोरोना पर इतनी बातचीत हो रही है, एक समाज सेवी के नाते आपको क्या लगता है कि भारत में या पूरे विश्व में कोरोना क्या फैलाया गया है या एक साजिश के तहत आया है, या ऐसा कहें कि कोरोना ने एक वर्ग को सहारा देने के लिए लाया गया? कई सारे लोग ऐसी बातें करें, आपका क्या सोचना है इस पर? क्या इसको फैलाया गया? ऐसा शुरू में तो ऐसा लगा कि चीन से चल कर के ये पूरे देश में, पूरे विश्व में फैलाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं हम भारतीयों से चूक हो रही है। कहीं ना कहीं हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं जो प्रॉपरली करना चाहिए। हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस महामारी से बचने के लिए हम प्रॉपरली नियमों का पालन करें और पालन करके इस बीमारी से, इस वायरस से बचने का प्रयास करें। अगर नहीं करते, हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं महसूस करते हैं तो ये बीमारी भयावह हो सकती है और हमारी अर्थव्यवस्था के साथ साथ हम सब आज से 20 साल पीछे जा सकते हैं, मौत के कगार पे पहुंच रहे हैं, नष्ट हो सकते हैं और उससे हमारी सारी चीज़ें छिन्न भिन्न हो रही, सारी अर्थव्यवस्था, सारी पढ़ाई लिखाई बच्चों की, जो वापस आने में कई साल पीछे हो जाएंगे हम। तो ये जो चीज़ें वाकई तहस नहस हो रही हैं और अब कब्रें खोदी जा रही हैं, मतलब सरकार जो जितनी है उन्होंने क्या किया कि कब्र खोदना शुरू कर दिया। माने हम पहले से तैयारी कर रहे हैं और ये हमारी तैयारी दिखाई जा रही टीवी पर कि 1.5 लाख कब्रें खोद दी गई, अब हमारे पास जगह नहीं है, बेड नहीं है
और लोग नहीं बचे, मरते जा रहे हैं, लोगों की मौतों की संख्या अधिक हो रही है। तो दिनेश अग्रवाल जी, क्या आपको लगता है कि मौत इतनी हो रही है, और आपको नहीं लगता कि इस समय कोरोना काल में हार्ट अटैक हो गए या खांसी बुखार हो गई और दूसरी बीमारियां, जो मलेरिया से लोग मरते थे, कोई कुपोषण से मरता था, किस चीज़ से मरता था, तो वो सब कहाँ गायब हो गए? अब वो तो दिख ही नहीं रहे। ये सब कोरोना से मौतें हो गई। ये सब बीमारियां छुट्टी पे चली गई। कोरोना ने आके सबका कार्यभार संभाल लिया। यह सच है कि पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता उन परिस्थितियों को जो देश में चल रही हैं। जी। लोग मर रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, और उसकी दवा अभी विश्व के पास नहीं है। ये बात तो फैक्ट है, दवा तो कोरोना प्रभावित को जब एडमिट किया जाता है और ये आंकड़ा बताया जाता है कि 98% ठीक होके चले गए, ये ठीक होके चले गए, तो उसको दवा घोषित कर दो। उस प्रक्रिया को आप उस पैथी में ले आओ कि ये पैथी का पालन करोगे तो आप ठीक हो सकते हो, या उसकी इम्यूनिटी इतनी पावरफुल थी। नहीं तो लोगों ने तो काढ़ा पिया खूब और गिलोय पिया। बाबा रामदेव ने तो ये देखिए बाबा रामदेव ने तो ये कह दिया कि कोरोना की हम दवाई ला चुके हैं। काढ़ा पीने की आदत तो ऐसी महंगाई में डालनी ही चाहिए। हम हर बात का काढ़ा पी रहे हैं, बेरोजगारी का काढ़ा पी रहे हैं, दालचीनी और अदरक का काढ़ा पी रहे हैं, हम बीमारियों का भी काढ़ा पी रहे हैं, और नौकरियां जो चली गई हैं उनका भी काढ़ा पी रहे हैं। महंगाई में चीज़ें आसमान पे पहुंच गई हैं, वो काढ़ा भी हम पी रहे हैं। तो जीवन काढ़ा पीने के लिए तो हो गया है, हलाहल गले के नीचे उतारना ही पड़ेगा। जहाँ तक बात आती है कोरोना की, मैं आपसे चर्चा कर रहा था, चीन के वुहान शहर से रासायनिक प्रयोग के दौरान एक रासायनिक विकिरण जो पैदा हुआ है और कीटाणु का नाम दे दिया गया कोरोना जो हम कहने लगे हैं, तो एक्चुअल में ये कोरोना रासायनिक प्रदूषण का एक परिणाम है। और ये रासायनिक प्रदूषण वायु से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये बताया नहीं जा रहा है। मास्क लगाना, हाथ धोना, डिस्टेंसिंग पावर रखना, ये सब एहतियात के तौर पे कहा जा रहा है, लेकिन ये हवा में इतना घुल मिल गया है, जो भी कमजोर व्यक्ति मिलेगा, जिसके फेफड़े कमजोर मिलेंगे, ये उन पर इफेक्ट कर जाता है। तो आपको क्या लग रहा है जो वैक्सीनेशन इतना हो रहा है, तुम्हारे वैक्सीनेशन जो हो रहा है, ये कोरोना पेशेंट को जब नहीं लग रही, इसका टीका उनको नहीं दिया जा रहा, तो मेरा कंसेप्ट क्लियर है कि ये वैक्सीन कोरोना के लिए अगर होती तो कोरोना पेशेंट को सबसे फर्स्ट फेज में रखते, लेकिन उसको फर्स्ट फेज में नहीं लिए। वो पेशेंट जो है उसको इस वैक्सीन के बलबूते पे नहीं टिका है। जो स्वस्थ घूम रहे हैं, जिनके फेफड़े कमजोर है, उनको पावरफुल बनाने के लिए ये वैक्सीनेशन किया जा रहा है। संजय मिश्रा जी, ये वैक्सीनेशन की जो बात चल रही है, अब ये सुनाई दे रहा है कि अब बच्चों को भी वैक्सीन लगेगी। तो मेरा कहने एक मतलब कि पहले बार वैक्सीन आई तो 60 साल के लोगों को लगेगी, या कोरोना योद्धाओं को लगेगी, फिर 60 साल के ऊपर को लगेगी, फिर अचानक जब कोरोना के केसेस बढ़ने लगे तो अब ये हुआ कि नहीं 45 के ऊपर को भी लगा दो। अब लग रहा है कि बच्चों को भी लगा दो। अब अगर बच्चों को वैक्सीन लग जाती है, या मान लीजिए अभी तो वैक्सीन लगने के कोई चांसेस नहीं है बच्चों को, अगर सरकार ये घोषणा कर देती है कल से स्कूल खुलेंगे, क्या आप स्कूल खोल लेंगे? जी, मैं स्कूल संचालक की तरफ से मैं यहाँ का संभागीय अध्यक्ष भी हूँ। इस नाते मेरा शुरू से ही मानना रहा कि सितंबर माह में जब 9th से 12th की स्कूलें प्रारंभ की गई, जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों था, स्वेच्छा से था, और गार्जियन ये परमिशन दे कि विद्यालय में भेजने के लिए माने जिम्मेदार हैं, ऐसा एक उनसे सर्टिफिकेट लेना था। 50% अटेंडेंस हुआ, किसी को कोरोना नहीं हुआ, सब अवेयरनेस रहे, जागरूक रहे। प्रयास यही रहा विद्यालय का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, सैनिटाइज कराया जाए, 2 गज की दूरी मेंटेन की जाए, और बाकायदे एहतियात बरता गया। ऐसी कोई समस्या नहीं आई। और ये स्कूल खोलने के आदेश होते तो अशासकीय शिक्षक संघ की तरफ से क्या एश्योरेंस दे सकते हैं कि हम स्कूल खोलने को तैयार हैं? जी, हमारी पूरी तैयारी थी शुरू से और है। और मैं ये चाहूँगा कि एक सवाल मेरे दिमाग में अभी आ रहा है। बिल्कुल। बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए कोरोना के कारण, और तीसरे फेज में उन बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए आगे लाया जा रहा है जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी पावरफुल थी। डॉक्टर भी कहते हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी फर्स्ट रहती है, है ना। लेकिन जब कोरोना आया
तो बच्चों के स्कूल पहले बंद कर दिए गए, चुनाव की रैलियां बंद नहीं की गई, चुनाव जहां हो रहे थे वहां पे कंट्रोल नहीं किया गया, रैलियों और बसों को कंट्रोल नहीं किया गया, बच्चों के स्कूल पहले प्रभावित कर दिए गए। ये एक साजिश थी। आज बच्चे तीसरे फेज में याद आ रहे हैं, क्यों? दूसरा एक इमोशनल कारण है। अगर पहले ये बच्चों को लगाते तो कोई गार्जियन तैयार ना होता, क्योंकि वो इस टीकों को परखा ना होता। तो पहले गार्जियन को ठोक दिया, उसको लगा कि नहीं मैं स्वस्थ हूँ, मैं अच्छा हूँ, अब बच्चों को भी लगवाओ, इसका भी भविष्य नहीं। तो एक चरण बाई चरण इमोशनली भावनात्मक तौर पे ये लाया जा रहा है। अमित जी, जो ये वैक्सीनेशन हो रहा है इसमें लाखों करोड़ों रुपए भारत सरकार खर्च कर रही है और इसका जो बजट आ रहा है काफी ज्यादा आ रहा है। और एक प्रक्रिया ये भी है कि हम यहीं पर वैक्सीन बना रहे हैं और बाहर भी भेज रहे हैं। तो आयात निर्यात जो वैक्सीनेशन का हो रहा है उसमें भारत सरकार को इस परिस्थिति में, जबकि हमारे पास बेरोजगारी दर कम है, पैसे की प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे समय में इनको वैक्सीन पहले अपने यहाँ लगानी चाहिए लोगों को। बिल्कुल। तो बाहर भेजना जरूरी है क्या उनको, कि पैसा कमाना जरूरी है, पहले जान बचाना जरूरी है? बिल्कुल सही बात कही आपने। भारत की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि सरकार, कोई भी देश देख लीजिए आप, पहले वो कोई भी चीज़ डेवलप करता है तो अपने देश को पुजाता है, उसके बाद फिर बाहर सप्लाई करता है। या कर्टसी कॉल लेके कुछ प्रतिशत, मान लीजिए हम 100% 100 वैक्सीन बना रहे तो 10-20 दे दिए। तो गवर्नमेंट अगर बहुत सिंसियर एफर्ट लगाना चाहती है तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज वैक्सीन को इंडिया में ही वैक्सीनेशन कराना चाहिए, जितना जल्दी हमारी पूरी जनसंख्या कवर हो जाए और हम कोरोना से बाहर आ जाए, बाहर निर्यात करने के बदले। कम शब्दों में दिनेश जी आपसे बात करूंगा कि क्या अब हमारी सरकार को या हमारे खुद को, यानी कि सामाजिक जो व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूँ, जो आम आदमी या तीसरा व्यक्ति है, उसको या सरकार को, तीनों व्यक्तियों की, तीनों चीज़ों की बात कर रहा हूँ, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इनको क्या कड़े फैसले लेने का वक्त नहीं आ गया कोरोना से संबंधित? देखिए, एक कड़ा फैसले के लिए तो मैं सुझाव दूंगा केंद्र सरकार को कि वो इतना पैसा कोरोना के ऊपर खर्च कर रही है, एक मत वो ऐसा भी बना दे कि कोरोना से जो व्यक्ति खत्म हो रहा है, जिसकी जान जा रही है, वो घर का मुखिया है, उसके परिवारजनों को भी कम से कम 10-15 लाख रुपए दे दे। क्यों? क्योंकि उसके घर का भट्टा बैठ गया, उसके घर का मुखिया जाने के बाद से आर्थिक रूप से टूट गया। यहाँ तो अभी ये हाल है कि कोरोना से अगर मौत होती तो उसको कोई देखने, उसका घर का परिवार का देखने नहीं जा नहीं पाता है, उसमें पैक करके उसे दफन कर दिया जाता है, अंदर के फेफड़े निकाल लिए गया, क्या किया गया, कोई जगह सारी ब्लाइंडनेस है, जिसके लिए हिंदुस्तान में हर आदमी ये डरा हुआ है कि कोरोना जो रिटर्न हो रहा है, अपना ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, इन सब बातों से अलग अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाइए। अगर आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही, अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो इस कोरोना महामारी से नहीं बच पाएंगे। ये है नहीं है, इसके फिगर को किसी ने नहीं देखा है, पर फिर भी मेरी आप सबसे सलाह है कि अपने आप को सुरक्षित रखिए, सावधान रहिए और कोरोना गाइडलाइन का पालन करिए। हम फिर मिलेंगे आप एक नई चर्चा के साथ। मैं आगे आए मेहमानों का फिर से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं और आप सभी से फिर मिलूंगा एक नई चर्चा के साथ। नमस्कार।